दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग गुप्त काल देखेंगे और गुप्त काल के बारे में जो विशेष जानकारी है उसे ग्रहण करेंगे। तो चलिए चलते हैं गुप्त काल के तरफ। तो पहला है इसमें कि कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। देखिए, जो कुषाण थे, कनिष्क वाला कुषाण, कुजुल कुडफिसेस वाला कुषाण, विम कुडफिसेस वाला कुषाण, ये जो कुषाण लोग थे इनका पतन हो गया और इसके बाद में छोटे छोटे बहुत सारे राज्यों का उदय हुआ। देखिए, दो तरह के राज्य थे, एक तो गणतंत्र थे और एक राजतंत्र। गणतंत्र मतलब बहुत सारे जगह पे लोगों ने चुना अपने राजा को, जैसे अर्जुनायन को आगरा जयपुर क्षेत्र में, मालव, यौधेय, लिच्छवी, ये बिहार से ताल्लुकात रखता है और बहुत ही पुराना गणतंत्र रहा है। आभीर, शिवी तथा कुनिंद, ये यमुना सतलज दोआब में थे। अगर इधर देखेंगे तो राजतंत्र में नागवंश है, ये मध्य भारत और उत्तर प्रदेश में है। आभीर इक्ष्वाकु वंश है और गुप्त जो है ये कुषाणों के सामंत थे। तो ये सवाल आता भी है कि गुप्त किसके सामंत थे, तो ये कुषाणों के सामंत थे। तो यहाँ दो तरह के जो तंत्र हैं, शासन तंत्र, वो देखे जा सकते हैं, गणतंत्र है और एक राजतंत्र है। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो गुप्त वंश के उत्पत्ति के बारे में बहुत ही अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो यहाँ पर अगर गुप्त सम्राट को देखते हैं, गुप्तों की उत्पत्ति, तो गुप्त सम्राट यहाँ पर जाट कहे जाते हैं। कौमुदी महोत्सव के नाटक के पात्र चंडसेन के कारस्कर कहलाने पे। देखिए, काशी प्रसाद जो जायसवाल हैं वो ऐसा कहते हैं, चंडसेन एक पात्र है कौमुदी महोत्सव नाटक में। तो उसके अनुसार जो है अनुमान लगाया जाता है काशी प्रसाद जायसवाल के द्वारा कि गुप्त लोग जाट थे, क्योंकि उसको जो है चंडसेन को कारस्कर कहा जाता है उस नाटक में। गुप्त शासक अभिलेखों से चंद्रवंशीय क्षत्रिय, ये कहना है गौरी शंकर ओझा का, हिस्टोरियन है। गुप्त के धारण गोत्र के कारण इनको ब्राह्मण कहते हैं, राय चौधरी, हिस्टोरियन है। एलन और अल्तेकर के अनुसार गुप्त वंश जो है वैश्य थे। तो ये जो एलन और अल्तेकर का जो मत है ये सबसे ज़्यादा अहम प्रभाव रखता है और अधिकांश जो विद्वान हैं वो भी यही मानते हैं कि एलन और अल्तेकर के द्वारा जो कही गई बात है कि गुप्त वैश्य हैं वो सही है। अब आगे चलते हैं, इसको हम लोग 2 एपिसोड में देखेंगे क्योंकि एक थोड़ा बड़ा है, तो इसको 2 पार्ट में हम लोग करेंगे। 30-35 मिनट का एक एपिसोड होगा। अब है गुप्त वंश। तो इसके संस्थापक जो हैं वो श्रीगुप्त हैं, जिन्होंने जो है महाराज की उपाधि धारण की है। और इसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। देखिए, ये पहले जो हैं ज्ञात राजा हैं जो कि जिनका नाम है, फेम है और जिनको बहुत लोग जाने। इनका राजधानी जो है पाटलिपुत्र था और गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो इन्हीं को माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। और इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इनका राज्यारोहण जो है 319 ईस्वी में हुआ था, जो गुप्त संवत का आरंभ था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था। ठीक है। समुद्रगुप्त जो है इनको पराक्रमांक बोला जाता है, 335 से 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक बने थे समुद्रगुप्त। कुछ सिक्कों पर कांच सर्वराजो छेत्ता विरुद्ध भी जो है लिखा हुआ मिलता है। तो कांच और सर्वराजो छेत्ता समुद्रगुप्त का बारे में जो है जानकारी मिलता है। विजय देखते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन वी.एस. स्मिथ ने कहा था। तो उसका कारण क्या है? समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि वो जो है कभी पराजित नहीं हुआ। तो विजयों के बारे में जो है, समुद्रगुप्त के विजय के बारे में जानकारी जो मिलता है, सबसे प्रमुख जानकारी, उसका सबसे जो प्रमुख स्रोत है वो है हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है। तो इसे हम लोग फ्लाइट मोड में डाल देते हैं। ठीक है।
तो विजयों के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है हरिसेन द्वारा जो है रचित प्रयाग स्तंभ लेख है, जो चंपू शैली में है। किस शैली में है? चंपू शैली में लिखा गया है, एक तरह का शैली है। आर्यावर्त की जो विजय है वो देखा जाए अगर तो 12 राज्यों के समुद्रगुप्त द्वारा विजय को आर्यावर्त की विजय कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति में इस विजय को आर्यावर्त राज्य प्रशोभद्वरन कहा गया है। प्रथम युद्ध 13वीं-14वीं पंक्ति में है और द्वितीय युद्ध जो है 21वीं पंक्ति में। हर एक जीत को एक शब्द से जो है जोड़ा गया। जैसे आर्यावर्त का जिक्र को आर्यावर्त राज्य प्रशोभद्वरन कहा गया। देखिए संस्कृत का चूँकि गुप्त काल में बहुत ही ज़्यादा यूज बढ़ गया था, इसीलिए संस्कृत वर्ड्स मिलेंगे आपको अच्छे से। दक्षिणापथ का विजय, दक्षिण का जो विजय है वो 19वीं-20वीं पंक्ति में मिलेगा। इनके प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई गई, अर्थात विजय के बाद इनका जो है राज वापस कर दिया गया। तो इसको क्या कहा गया? ग्रहण मोक्षानुग्रह। अब है आठवीं राज्यों की विजय। देखिए ये है प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति। ये भी गाजीपुर से जबलपुर के बीच का जिक्र है इसमें। इन राज्यों को सेवक बना लिया गया। सेवक मतलब इनके सेवक बन गए वहाँ के जो राजा लोग थे। परिचक, इसको कहा गया परिचारिकीकृत सर्वाट्विक राजस्य। कि एक शब्द जो है वो दिया जा रहा है, तो इसके लिए क्या है? परिचारिकीकृत सर्वाट्विक राजस्य। आगे है सीमावर्ती राज्यों की विजय। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं सीमावर्ती राज्यों की विजय जो है प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति है। ठीक है, सर्वकर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन। ये क्या है पूरा? सर्वकर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन। ये जो है 5 राज्य है टोटल इसमें। समतट बांग्लादेश, डवांग असम का नौगांव, कामरूप, करतारपुर जालंधर और नेपाल। ये जो है 5 राज्यों का जो है विजय समुद्रगुप्त ने किया था। आगे चलते हैं। विदेशी शक्तियों से संबंध जो है वो है 23वीं-24वीं पंक्ति में, जो प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिसेन का लिखा हुआ उसमें है। देखिए इसमें जो है देवपुत्र शाहिसा नुशाही, ये तो कुषाण को कहा जाता है। तो कुषाण सिर्फ भारत में ही नहीं थे, भारत के जो बाहर वाला जो बॉर्डर था उस पर भी थे, तो वहाँ से संबंध हो गया। देख लीजिए शक जो है भारत से बाहर और यहाँ तक फैले हुए थे। तो विदेशी शक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि बाहर से जो शक्ति आए यहाँ पे उनसे जो संबंध बन रहा है। तो रुद्र सिंह तृतीय से भी जो है संबंध था समुद्रगुप्त का। मुरुंड, सिंघल, मेघवर्मन। सिंघल जो है ये कहा गया होगा श्रीलंका के बारे में। सर्वद्वीप वासी भी, ये पूर्वी एशिया के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ से भी इसका जो है संबंध था। देखिए समुद्रगुप्त जो है कभी पराजित नहीं हुआ। इसके कारण इतिहासकार जो हैं विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने। सिक्कों से अश्वमेघ यज्ञ का प्रमाण राजमहिषी दत्त देवी की आकृति तथा अश्वमेघ पराक्रम अंकित है। अश्वमेघ यज्ञ का प्रमाण से पता चलता है कि वो जो है कितना प्रभावशाली राजा रहा होगा, और उस पर जो है दत्त देवी की आकृति है और लिखा हुआ है अश्वमेघ पराक्रम। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दिया गया है। क्या उपाधि मिला है समुद्रगुप्त को? कविराज की। ये क्यों दिया गया है? उसका वीणा प्रेमी होने के कारण में। वह वीणा प्रेमी भी था। प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य वसुबंधु उसके दरबारी थे। ठीक है, वसुमित्र नहीं, वसुबंधु। वसुमित्र जो हैं कनिष्क के दरबार में है। वह समुद्रगुप्त के सिक्के 6 प्रकार की जो है स्वर्ण मुद्राएं समुद्र के राज दरबार में मिला है। गरुड़ जो है वो पराक्रम उस पर अंकित है। धनुर्धारी जो है उस पर अपृथत रथ। परशु जो है कृतांत परशु। अश्वमेघ पराक्रम, ये अंकन है उस पर सिक्कों पे। और व्याघ्रहनन व्याघ पराक्रम और वीणावादन, ये सब अंकन है और ये सब शब्द हैं उस पे लिखे हुए। आगे चलते हैं।
देखिए, तो समुद्रगुप्त के जो पुत्र हैं वो हुए दो पुत्र, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। तो इसके बारे में है क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखिए, इसको विक्रमादित्य कहा गया। विक्रमादित्य उसी को कहा जा सकता है जो शकों को हरा रहा है, यानी कि इसने भी जो है शकों को हराया। ठीक है, आगे मिलेगा भी ये जिक्र इसमें। तो इस काल को गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसके समय में हर एक चीज़ का विकास हुआ, और ख़ासकर वास्तु और जो लोक कला है और जो भाषा है, साहित्य है, वो सारी चीज़ों की जो है चौतरफा जो है विकास हुआ। रामगुप्त की ऐतिहासिकता, अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को सौंपकर सुलह करने की कोशिश से चंद्रगुप्त क्षुब्ध हो गया और उसकी जो है हत्या करके ध्रुव देवी से विवाह कर गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो ये जो है रामगुप्त के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसकी पत्नी जो है ध्रुव देवी शक को दे दिया था, बाद में शक को हराया चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी से विवाह किया। राजशेखर का काव्य मीमांसा, बाण के हर्षचरित्र का में उल्लेख है। खंबात ताम्रपत्र राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष के शक संवत 795 ईस्वी से संजान ताम्रपत्र से यहाँ पर जो है जानकारी मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब देखते हैं वैवाहिक संबंध किससे किससे था चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो पहला है नागवंश। देखिए, राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया और उसकी कन्या जो थी प्रभावती गुप्ता। अब प्रभावती गुप्ता का जो है विवाह किया है रुद्रसेन द्वितीय से। ये जो है वाकाटक साउथ इंडिया में पड़ता था, वहाँ का ये राजकुमार था रुद्रसेन द्वितीय, जिसका मृत्यु हो जाता है। ये रुद्रसेन द्वितीय जो है शकों को हराने में चंद्रगुप्त द्वितीय का साथ देता है। रुद्रसेन द्वितीय का जब मृत्यु होता है तो प्रभावती गुप्ता ही वहाँ की जो है शासिका के रूप में बहुत दिन तक शासन करती है। आगे चलते हैं कदम्ब। कदम्ब भी है साउथ इंडिया में था। ये सब जो है सातवाहन के टूटने के बाद में ये सब जो है साउथ इंडिया में उत्पन्न हुए थे। ये जो है कुंतल जो है ये कर्नाटका में है। कदम्ब काकतस वर्मन की पुत्री का विवाह जो है कुमारगुप्त से हुआ। तो इसका जो है कदम्ब के बारे में जिक्र है। अब देखते हैं विजय। देखिए, दिल्ली महरौली स्थित लौह स्तंभ में इसका विजय उल्लेख है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताता है, उसका घोतक है, उसके विजय का घोतक है। सप्त सिंधु पार कर बहाली को बंग एवं शक रुद्र सिंह तृतीय 409 में पराजित हुआ। ठीक है, तो रुद्र सिंह तृतीय कौन था? शक था। देखिए, शक जो है वो अपना नाम जो है चेंज कर लिए। बहुत सारे शक राजा जो हैं यहाँ पर जब आए तो उन्होंने जो है अपना नाम पूरी तरीके से भारतीय जो है परिवेश में नहपान वगैरह का जो है जो ख़ानदान था वो सब का जो है रुद्रदामन वगैरह नाम हो गया। शक था रुद्रदामन भी, और वो नहपान के ख़ानदान का ही था। तो बहुत सारा चेंजेज हुआ है उनके जो है राजाओं में, नामों में। शकों पर विजय के बाद व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के जो हैं जारी किए गए। ठीक है, तो किस शैली के? व्याघ्र शैली के। और जो शक पे विजय प्राप्त करेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विक्रमादित्य। ठीक है, तो विक्रमादित्य इनको कहा गया। नवरत्न कौन कौन से थे वो आइए देखते हैं। कालिदास थे, धन्वंतरी थे, वारामिहिर थे, अमर सिंह थे, छपनक थे, शंकु थे, वेताल भट्ट। ठीक है, घटकरपर व रुचि जैसे विद्वान जो थे उज्जैन दरबार में थे। देखिए, दो जगह पे दरबार था, एक तो पाटलिपुत्रा में था और एक उज्जैन में। तो दोनों जगह पे जो है ये लोग रहते थे। फाहियान जो है 300, ये उज्जैन दरबार में थे ये सारे लोग। मेन तो माना जाता है कि जो सांस्कृतिक दरबार था वो उज्जैन दरबार था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया, 399 से 414 ईस्वी तक यहाँ रहा। और फाहियान का अर्थ है धर्माचार्य। ठीक है, फाहियान का बचपन का नाम कूड़ था और शानसान, करशहर, खोतान, कासनगर, गांधार, तक्षशिला, पेशावर, नानहरगढ़, पंजाब मध्य देश का वर्णन है। देखिए, जैसे जैसे आ रहा है पश्चिम साइड से वैसे वैसे आपको जानकारी
नगर का मिल रहा है इसमें। वर्णन क्या करता है फाहियान, उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा। देखिए, मध्य देश के बारे में बोलता है कि ब्राह्मण का देश है, यहाँ पे मृत्यु दंड नहीं है, यहाँ पे शाकाहार है। चांडाल का जिक्र किया है पहली बार, विदेशी यात्री पहला बना फाहियान जिसने चांडाल जाति का जिक्र किया है। बूचड़ खाना मदिरालय नहीं है यहाँ पर, और क्रय विक्रय जो है वो कौड़ी के भाव में होता है। ये फाहियान किसके बारे में कह रहा है? मध्य देश के बारे में कह रहा है, जो जिसको ब्राह्मण देश बता रहा है। अब और क्या किया वो वर्णन, तो श्रावस्ती के जेतवन और बिहार का प्रशंसा किया है। कपिलवस्तु वैशाखी पाटलिपुत्रा में अशोक के राजमहल को देव निर्मित बताया है। ये जो स्टेटमेंट है, अशोक के राजमहल को देव निर्मित बताया है, यानी कि अशोक का राजमहल जो था लकड़ी का रहा होगा, लकड़ी का ही बनता था उसके टाइम में, मौर्यन समय में। तो वो उस टाइम तक था, यानी कि लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी तक था, यानी कि लगभग अशोक जो है वो हुआ 298 और ये हो गया 53, 253 ईसा पूर्व के बाद हुआ। तो ईसा पूर्व के बाद, तो यानी कि उस समय भी 262 के बाद में इधर 250 के आसपास में हुआ होगा, बना होगा राजमहल। तो उस समय का जो है 600 साल पुराना मतलब राजमहल होगा, तो उसको देव निर्मित बताया। सारनाथ वाराणसी का जिक्र किया है। ताम्लुक ताम्रलिप्ति बंदरगाह बिहार लंका पूर्वी द्वीप से होता हुआ वह चीन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्का किस तरह का था? तो स्वर्ण सिक्का था। ठीक है, दिनार था, रजत को रुपयक या रूपक कहा जाता है, और 144 ग्रेन का था, 32.36 ग्रेन का क्रमशः। तो स्वर्ण को क्या बोलते थे? दिनार बोलते थे। बहुत सारा स्वर्ण सिक्का पाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग इसके समय का। जो है देखते हैं सिक्का। सिक्का जो है धनुर्धारी, छत्रधारी, पर्यंक, सिंह निहस्ता, अश्वारोही। ठीक है, उत्कीर्ण इस पे क्या था? धनुर्धारी पे श्री विक्रम उत्तीर्ण था, छत्रधारी पे जो है विक्रमादित्य उत्तीर्ण था, पर्यंक पे कौच उत्तीर्ण था, सिंह निहस्ता पे धनुष बाण, अश्वारोही पर घोड़े पर सवारी जो है ये उत्तीर्ण था। तो ये सिक्के हैं जो मिले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के। अब देखिए, सबसे कम फेमस बोला जा सकता है कुमारगुप्त को, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के नीचे कुमारगुप्त दब जाता है। लेकिन कुमारगुप्त के समय में सबसे ज़्यादा जो है अभिलेख मिले हैं, सिक्के मिले हैं, और सबसे ज़्यादा जो है प्रमाण जो है गुप्त काल का बोला जाए तो कुमारगुप्त के समय का है। देखिए, ये ध्रुव देवी का पुत्र था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा जो है कुमारगुप्त, वो उसकी जो वाइफ हुई ध्रुव देवी, जो शकों को हरा के जो फिर वापस लाया, तो उससे पैदा हुआ था जो है कुमारगुप्त। इसको द्वितीय भी बोलते हैं। 415 से 455 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके समय के सर्वाधिक अभिलेख हैं 18। सर्वाधिक कितने अभिलेख इसके समय के पाए गए? 18। गुप्तकालीन मुद्राओं का सबसे ढेर जो है, बड़ा ढेर बयाना मृद्भांड भरतपुर राजस्थान से मिलता है। कहाँ से मिलता है? भरतपुर राजस्थान से। क्या नाम है? बयाना मृद्भांड। देखिए, 623 मुद्राएं हैं। मयूर शैली की सर्वाधिक मुद्राएं हैं। किस शैली की है? देखिए, मयूर शैली। कुमार का मतलब होता है, देखिए जो कुमार बोलते हैं शिव भगवान के जो सेकेंड पुत्र हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है कुमार, जो मयूर पे बैठते हैं। ठीक है, तो मयूर शैली के इसी कारण सर्वाधिक मुद्राएं हैं, याद रख सकते हैं इसे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी किसने करवाई थी? कुमारगुप्त ने करवाई थी। अब आगे चलते हैं। देखिए, तो जो कुमार है, कुमार जो है कार्तिकेय का भी नाम है। तो कार्तिकेय का सवारी जो है मयूर शैली, मयूर है।
तो इसे याद रख सकते हैं। कुमारगुप्त का जो है उसके कालीन जो अभिलेख हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए पहला तो है विलसाड़ अभिलेख, ये गुजरात में है। विलसड़ अभिलेख, विलसाड़ जो है गुजरात में, विलसड़ है ये उत्तर प्रदेश एटा, ध्रुव शर्मा ब्राह्मण का इसमें जिक्र है। गढ़वा अभिलेख, देखिए गढ़वा जो है ये है इलाहाबाद के पास में, एक गढ़वा झारखंड में भी है, तो ये झारखंड वाला नहीं है, ये गढ़वा है इलाहाबाद के पास में। परम भागवत शब्द का यहाँ उल्लेख है। करमदंडा अभिलेख, ठीक है, शिव प्रतिमा के अधोभाग में उत्कीर्ण है। करमदंडा अभिलेख क्या है? शिव प्रतिमा के अधोभाग में उत्कीर्ण है ये। यहाँ पे एक है मानकुंवर अभिलेख, यह बुद्ध प्रतिमा के निचले भाग, इलाहाबाद में है मानकुंवर अभिलेख। एक है मथुरा अभिलेख, मथुरा लेख जो है बौद्ध प्रतिमा में उत्कीर्ण है मथुरा लेख। सांची अभिलेख जो है मध्य प्रदेश में, हरिस्वामिनी का जिक्र है यहाँ पे। उदयगिरी का अभिलेख जो है जैन अभिलेख है, ये संभवतः जो है राजस्थान में होगा। तुमैन अभिलेख ये ग्वालियर में है, यहाँ पर जो है शब्दकालीन सूर्य का जिक्र है। शब्दकालीन सूर्य के ऊपर में अभिलेख होगा या उसका उनका जिक्र होगा। बंगाल का भी देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। धनदेह ताम्रपत्र, ताम्र मतलब तांबा का जो पत्र होता है जिस पे लिखा जाता था पहले, तांबा पे ऐसे, देखिए जो छाल होता था लकड़ी का, वृक्ष का, ठीक है ना, तो उस पे भी लिखा जाता था। और एक होता था ताम्रपत्र, तांबा का को ताम्रपत्र बोलते थे, कांसा को पे भी लिखा जाता था। तो ये धनदेह का ताम्रपत्र है। दामोदर पत्र और बैग्राम ये ताम्रपत्र है। ये 3 जगह का है जो इसमें, जिसको बंगाल का अभिलेख बोला जाता है। सिक्का जो था मयूर प्रकार की मुद्रा थी, अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा थी, पूर्व मुद्राएं भी प्राप्त हुई है इसके समय की। कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके समय में 18 अभिलेख मिला है, 623 मुद्राएं मिली हैं और ज़्यादातर जो है मयूर शैली की मुद्राएं हैं। आगे चलते हैं स्कंदगुप्त की तरफ में। देखिए स्कंदगुप्त जो है कहा जाता है कि हूणों का सफाया करने में सबसे ज़्यादा योगदान इसका रहा। देखिए और हूणों के कारण कहा जाता है कि गुप्तों का जो है पतन भी हुआ। हूण जो है ये मध्य एशियाई थे और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हूणों ने जो है हूण इसको बोलते हैं, हमारे यहाँ पे सुने होंगे कि हुड़ार आ जाएगा, तो हुड़ार मतलब क्या होता है? हूण। एक प्रोफेसर बता रहे थे कि हुड़ार का सेंस है हूण से। देखिए हूण के बारे में ऐसा कहा जाता है, कहा नहीं ऐसा प्रमाण है कि हूण ने रोम सभ्यता को ख़त्म कर दिया, उन पर अटैक किया और उनको तहस नहस कर दिया। लेकिन वो उन्हीं का एक कुनबा जो है भारत में आया और स्कंदगुप्त ने उसको जो है खदेड़ के मारा और मार के गंगा में डाल दिया, यहाँ गाज़ीपुर में। मध्य एशिया के वहीं पे है, भीतरी जो अभिलेख है वो वहीं पे है, गाज़ीपुर के बगल में ही, तो गाज़ीपुर में ही माना जाता है। मध्य एशिया के हूणों का सफाया किया। देखिए इसका प्रमाण है क्या? भीतरी स्तंभ अभिलेख और दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ जो है गुजरात में है, तो दोनों जगह पे अभिलेख में हूणों का सफाया का जिक्र आया है स्कंदगुप्त के साथ में। हूण जो है मध्य एशिया की बर्बर जाति, लुटेरा, ये खून रक्तपात करने वाला, इसका नेता जो है खुशनवाज था, तोरमान था और मिहिर कुल। देखिए मिहिर कुल जो है बहुत ही बड़ा हूणों का नेता है। ये ग्वालियर अभिलेख में जो है शिव भक्त बताता है अपने आप को, इसको यशोवर्मन ने हराया था और उसमें जो है एक यहाँ के पाटलिपुत्रा के मतलब एक मगध के शासक ने इसको मदद किया था। देखेंगे उसको आगे आएगा। प्रशासक चक्रपालित द्वारा सुदर्शन बांध का पुनर्निर्माण करवाया था, ये जूनागढ़ अभिलेख में जिक्र है, देख लीजिए। तो ये मौर्यकालीन जो है पुष्य गुप्त ने पहले चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ये बनवाता है जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। इसमें बाद में फिर अशोक का नाम आता है, फिर उसके बाद में रुद्रदामन द्वितीय का नाम आता है और फिर उसके बाद में स्कंदगुप्त का भी उल्लेख आता है। तो 4 राजाओं का टोटल,
और चारों बड़े बड़े राजाओं का जिक्र इस पे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है कहा गया है जूनागढ़ अभिलेख में कि इसके प्रशासक जो है चक्रपालित, उसने सुदर्शन बांध का जो है पुनर्निर्माण करवाया है। अगला है कड़ोम अभिलेख से शक्रादित्य की उपाधि का पता चलता है। किसका? स्कंदगुप्त ने लिया था शक्रादित्य का। 466 ईस्वी में चीन में इसने जो है राजदूत भेजा। किसने? स्कंदगुप्त ने। ठीक है, तो ये 455 से 467 ईस्वी तक रहा। इसके टाइम का जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है जूनागढ़ का अभिलेख। सुदर्शन झील पुनर्निर्माण करवाया चक्रपालित से, और हुणों का जो है हराने का इसी में जिक्र है। आगे चलते हैं। 30 मिनट से ज़्यादा ये वीडियो नहीं होगा, तो इसको 2 या 3 पार्ट में बनाना होगा। थोड़ा सा ये चैप्टर जो है ठीक ठाक है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन चूँकि थोड़ा तो जानना है डिटेल्स में सब कुछ, तो ठीक है। फिर 1-1.5 घंटा कुछ नहीं होता है एक पूरा गुप्त समय को, उससे जुड़े हुए तथ्यों को जानने के लिए। इंदौर ताम्रपत्र जो है सूर्य की पूजा का उल्लेख है इसमें। इंदौर ताम्रपत्र जानते ही हैं, इंदौर मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सूर्य पूजा का उल्लेख है। भीतरी स्तंभ में जो गाजीपुर में है, यह है हुणों का पराजय। ठीक है, कहोम स्तंभ लेख ये गोरखपुर में स्थित है, जैन तीर्थंकर का इसमें जिक्र है। सुपिया का लेख ये रीवा मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर वंशावली का उल्लेख है घटोत्कच से लेके और आगे तक का। गढ़वा शिलालेख जो इलाहाबाद में है, ये जो है अंतिम अभिलेख है। तो पूछेगा कि अंतिम अभिलेख कौन है, तो गढ़वा अभिलेख। ज़्यादा पूछता है कि हुणों का जो है, ये इम्पोर्टेंट है कि हुणों का पराजय की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलता है। देखिए अब सिक्का इसके टाइम में कैसा रहा, तो सिक्का रहा वृषभ शैली का। नया सिक्का जारी हुआ स्कंदगुप्त के टाइम में। ठीक है, वृषभ शैली का। परवर्ती गुप्त क्या है, मतलब गुप्त के बाद के गुप्त जो हैं वो लोग, मतलब स्कंदगुप्त के बाद में कमज़ोर हो गए बहुत सारा गुप्त जो है। देखिए परवर्ती गुप्त जो हैं बौद्ध धर्मी हो गए बहुत सारा, तो ये भी एक कारण बताया जाता है गुप्तों के पतन का। 467 से 73 ईस्वी। बुद्ध गुप्त जो है 476 से 95 ईस्वी। नरसिंह गुप्त बालादित्य, देखिए इसका नाम आता है। यशोवर्मन के साथ में मिल के ये जो है मिहिरकुल को हराया था। मिहिरकुल जो है शिव का भक्त अपने आप को बताता था और बहुत रक्तपात किया था। ये जो है हूण था। ठीक है, तो ये भी बौद्ध धर्मी था नरसिंह गुप्त बालादित्य, लेकिन यशोवर्मन जो था वो बोला इसको कि चलो हम लोग हराते हैं मिहिरकुल को, बहुत रक्तपात कर रहा है, और मिहिरकुल को जो है बंधक बना के ये लोग रखा था, बाद में छोड़ दिया। फिर भानुगुप्त जो है इसका जानकारी मिलता है एरन अभिलेख से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। इसका एक गुप्त मित्र था गोपराज, वो हूण के द्वारा मारा गया था, तो उसकी पत्नी जो है सती कर ली थी। तो भानुगुप्त का अभिलेख जो है उसकी जानकारी मिलती है। विष्णुगुप्त जो है अंतिम शासक था गुप्त वंश का। नए वंश में कौन कौन से आए, तो वो देखते हैं। इस बार का क्वेश्चन भी आया था ये यूपीएससी में, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नए वंश में गुप्तों के बाद में आए वल्लभी के मैत्रक, स्थानेश्वर में पुष्यभूति, कनौज के बौखरी, बंगाल के चंद्र और मगध के परवर्ती गुप्त। देखिए क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको, इसके बारे में हम लोग देखते भी हैं। देखिए क्वेश्चन ये था, इस साल का यूपीएससी का क्वेश्चन है वो ये था, देख लीजिए क्वेश्चन था कि क्वेश्चन ये था कि गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। देखिए मगध के गुप्त ये तो थे परवर्ती में, आपने देखा अभी गुप्त लोग थे, बालादित्य वगैरह था, तो मगध के गुप्त थे। मालवा के परमार, देखिए मालवा के परमार तो हो ही नहीं सकते हैं, परमार तो 10वीं शताब्दी के बाद आ रहे हैं, तो ये जो है गलत हो गया। थानेश्वर के पुष्यभूति, हर्षवर्धन के जो पिताजी का नाम आ रहा है, तो ये तो होंगे ही होंगे, गुप्त के बाद ही आया है हर्षवर्धन का समय। कनौज के मौखरी, ये भी होंगे। ठीक है, चूँकि यहाँ पे जो है कनौज
में ही अपनी पुसीभूति जो है अपनी बेटी का शादी कर रहा है मौखरियों से। ये मौखरी एक्चुअली गया से गए हुए थे, बिहार के गया से। देवगिरी की यादव, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि देवगिरी का यादव आ रहा है अलाउद्दीन खिलजी के समय में, तो ये भी ख़त्म हो गया। वल्लभी के मैत्रक एकदम होगा, वल्लभी के मैत्रक से जो है हर्षवर्धन अपना बेटी का शादी करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है वो कौन कौन सा सही आ रहा है वो देखिए। तो मगध के गुप्त सही है, ठीक है, ये गलत है, ये सही है। कनौज के मौखरी, कनौज के मौखरी सही है। देवगिरी की बात यादव गलत है, ये गलत है। वल्लभी के मैत्रक सही है, ये सही है। तो 1 3 4 6, ठीक है, तो 1 3 4 6 यानी कि बी ऑप्शन जो है सही है। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन था इस साल का। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि नए वंश में जो थे वल्लभी में मैत्रक थे, स्थानेश्वर में पुसीभूति, कनौज की मौखरी और बंगाल के चंद्र, मगध के परवर्ती गुप्त। यहाँ से एक क्वेश्चन था यूपीएससी का। देखिए यूपीएससी से गुप्त वंश से 2 क्वेश्चन था, एक अभी आगे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं 2021 में जो प्रीलिम्स हुआ उसमें पूछा है ये सब क्वेश्चन। तो गुप्त वंश से 2 पूछा है। गुप्तकालीन संस्कृति जो है वो देखिए, गुप्त राजाओं का शासन जो है काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है कि इस टाइम जो है बहुत ही व्यापक तौर पे विकास हुआ, चहुमुखी विकास, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति फली फूली, मंदिरों का निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से हर एक तरीके से विकास हुआ, सोने के सिक्के चलाए गए, तो इसको इसलिए स्वर्ण युग कहा गया। प्रशासन जो था वो कैसा था, तो गुप्त शासक जो है महाराजा धीराज, परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण करते थे। मंत्रिपरिषद को अमात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था। देखिए मंत्री जो है कुमार अमात्य प्रांतीय पदाधिकारी होते थे। महासेनापति अथवा बलाधिकृत सेना का जो है सर्वोच्च अधिकारी होता था। महादंडनायक, महादंडनायक जो था, महादंडनायक युद्ध या न्याय मंत्री होता था। महासंधि विग्रहिक, ये शांति और वैदेशिक नीति का जो है मंत्री होता था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का मंत्री। सर्वाध्यक्ष केंद्रीय विभाग का मंत्री। तो यहाँ से देख सकते हैं कुमारा अमात्य हो गया प्रांतीय पदाधिकारी, महासेनापति या बलाधिकृत हो गया सेना का सर्वोच्च अधिकारी, महादंडनायक शुद्ध न्याय मंत्री, महासंधि विग्रहिक शांति या वैदेशिक नीति का मंत्री, दंडपाशिक पुलिस विभाग और सर्वाध्यक्ष केंद्रीय विभाग का प्रमुख हो गया। आगे चलते हैं, देखिए आगे कुछ और है। मंडाधिकृत राजकोष, दूर्वाधिकरण भूमिकर, महाछपटलिक, देखिए ये पूछता है। दस्तावेज प्रमुख होता था। विनय स्थिति स्थापक, धर्म संबंधी, अग्रहारी दान विभाग का अधिकारी, अग्रहारी जो ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता था भूमि। करभिक भूमि रिकॉर्ड का जो रखता था। न्यायाधिकरण भूमि संबंधी। भटा अश्वपति, अश्वपति है तो घुड़सवार ही होगा। महापीलूपति, देखो महापीलू बोलते थे हाथी को, तो हाथी होगा, हाथी का प्रधान। पुरपाल ये नगर का प्रधान होता था। पुस्तपाल कार्यालय का प्रधान होता था। तो ये इस तरीके से कुछ जानकारी है। देखिए भूमिदान, सातवाहन के नानाघाट अभिलेख में प्रथम साक्ष्य है भूमिदान का। कहाँ से साक्ष्य मिलता है प्रथम? सातवाहन के नानाघाट अभिलेख से। 5वीं से 6ठी शताब्दी में भूदान जोर पकड़ने लगी, फलस्वरूप सामंतवाद का उदय हुआ। और इसी को कहा जाता है, सामंतवाद का उदय को ही, कि भारत का जो एकीकृत व्यवस्था था, जो केंद्रीय व्यवस्था था, वो टूट गया और बिखर गया, जिसके कारण बाहरी अटैक को भारत झेल नहीं पाया। तो उसका मूल वजह क्या था? सामंतवाद का उदय, जिसके अंदर में जो है, देखिए ये आर.एस. शर्मा कह रहे हैं सामंतवाद का उदय, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके कारण भारत जो है वो केंद्रीकृत से दूर हो गया, टूट गया, और बाहर के जो आक्रमणकारी थे उनको झेल नहीं पाया। देख लीजिए, साम्राज्य था पहले, उसके बाद देश था, फिर विषय था, जिला विषयपति, वीथी था, इसको तहसील बोलते हैं, पेठ था, इसको ग्राम बोलते हैं,
और ग्राम था, ये जो है सबसे छोटी इकाई था। गुप्तकालीन प्रशासन मौर्यों की अपेक्षा अत्यधिक जो है विकेंद्रित थी। जाहिर सी बात होगा कि विकेंद्रन तो बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, और विकेंद्रित हो जाएगा। न्याय प्रशासन जो है, नारद बृहस्पति से न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है। गुप्त युग में प्रथम बार दीवानी तथा फौजदारी कानून भली भांति देखने के लिए मिलता है, परिभाषित और पृथकीकृत हुए। देखिए मौर्य काल में भी दीवानी और फौजदारी अलग अलग था। ठीक है ना। धर्म एक था, धर्म कुछ करके था, और एक फौजदारी का था कंटक शोधन, ये न्यायालय था। धर्म स्थायित्व या ऐसा ही कुछ था इसका दीवानी का। तो यहाँ पर और जो है उसमें देखिए और क्लैरिटी यहाँ पे आ गया फौजदारी और दीवानी का। पूग तथा कुल संस्था जो है, ये जो है विचारों को निपटाती थी। पूग और कुल नाम था संस्था का, जो विवादों को निपटाती थी, झगड़ा वगैरह को निपटाती थी। फायान के विवरण से कोमल दंड तथा मृत्यु दंड का जिक्र नहीं है। ठीक है, मृत्यु दंड वगैरह नहीं होता था, ऐसा मान सकते हैं फाहियान के अनुसार अगर मानेंगे तो। सैनिक संगठन कैसा था, तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत कहा जाता था। देखिए ये तो है महाबलाधिकृत, लेकिन यही अगर मौर्य काल में जाइएगा तो कर चोरी में मृत्युदंड का प्रावधान था। बहुत ही मतलब वहाँ पर देखिएगा तो कठोर दंड था। सैनिक संगठन कैसा था, तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार अस्त्र शस्त्र परशु शर शंकु तोमर भिंदीपाल नाराय आदि अस्त्र शस्त्र थे उस समय के। अब देखते हैं सामाजिक स्थिति क्या थी। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन जो है एक यूपीएससी का इस बार का क्वेश्चन आएगा सामने। समाज में 4 वर्ण थे। वारामिहिर की वृहत संहिता में जो है अलग अलग बस्तियों का उल्लेख है। ब्राह्मण को जो है 5 कमरा, क्षत्रियों को 4 कमरा, वैश्य को 3 और शूद्र को 2 कमरा रखना चाहिए, ऐसा समय की सामाजिक स्थिति थी। बृहस्पति के अनुसार दिव्य परीक्षा लिया जाता था। नारद स्मृति के अनुसार चोरी पर ब्राह्मण का अपराध सबसे अधिक, चोरी पर ब्राह्मण का अधिकार सबसे अधिक और शूद्र का सबसे कम। क्योंकि ब्राह्मण को इथिक्स ज़्यादा फॉलो करना है तो बना दिया गया कि भाई आप ही चोरी करने लगिएगा तो कैसे होगा फिर, तो ज़्यादा। अब जो है दाएं भाग में उच्च वर्ग के शूद्र पुत्र को संपत्ति में सबसे कम अंश था। ठीक है, दाएं भाग में क्या था, उच्च वर्ण के शूद्र पुत्र को जो है संपत्ति में सबसे कम भाग्य था। देखिए दाएं भाग जो है जीमूत वाहन के द्वारा लिखा हुआ था। ठीक है ना। और आगे अभी एक और नाम आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो है एक तरह का जो है ग्रंथ था, एक तरह का ग्रंथ था जिसे स्मृति ग्रंथ था वैसे ही, जो कोड ऑफ कंडक्ट था सोसाइटी के लिए। और इसी तरीके से मिताक्षरा भी था, तो मिताक्षरा पे भी क्वेश्चन आया था, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे आएगा वो। तो देखिए ये था मिताक्षरा पे, इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। इस उसमें दाएं भाग का भी थोड़ा सा जिक्र था, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अभी मैंने उसका फ़ोटो टेक नहीं किया था, तो अभी असमर्थ हूँ। मैं कभी अपलोड कर दूंगा सारा क्वेश्चन इस पर डिस्कस करके, जो इसका क्वेश्चन था हिस्ट्री का। आगे चलते हैं अगर हम लोग, तो चारों वर्णों में राजाओं का उल्लेख है। कदम वंश मयूर शर्मन शासक था। गुप्त खुद वैश्य थे। वेनसांग जो थे वो सिंध के शासक को कहा जाता है। वेनसांग जो है सिंध के शासक को शूद्र कहा है। वाकाटक का संस्थापक जो था विंध्य शक्ति भी ब्राह्मण था। तो देखिए विंध्य शक्ति ब्राह्मण था और वह मयूर शर्मन ब्राह्मण था। देखिए और गुप्त जो है वैश्य थे। वेनसांग जो है सिंध के बारे में जिक्र कर रहा है कि वो जो है शूद्र थे। तो चारों वर्णों के जो है राजाओं का उल्लेख गुप्त समय में देखा जा सकता है। मृच्छकटिकम में कहा गया है कि ब्राह्मण और शूद्र एक ही कुएं में पानी भरते थे। तो ये जो है शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखा हुआ है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्राह्मण और
शूद्र जो हैं एक ही जगह पे पानी भरते थे। बोधायन स्मृति में वैश्यों की अवस्था जो है शूद्र के समान जो है कहा गया है। बोधायन स्मृति कैसा था? वैश्यों की अवस्था शूद्र के समान कहा गया है। नरसिंह पुराण में या नृसिंह पुराण में कृषि को शूद्रों का कर्म बताया गया है। ठीक है। और बोलता है एक जगह पे हिंसांग आता है तो कि जो है ब्राह्मण भी कृषि कर्म कर रहे थे, तो फिर ब्राह्मण भी तो शूद्र होगा ना एक तरह से, नरसिंह पुराण के अनुसार में कर्म के आधार पे अगर देखा जाए तो। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि शूद्र भक्ति करे मदिरा ना पिए तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। देखिए मत्स्य पुराण जो सबसे पुराना पुराण है, वायु पुराण भी बोलते हैं इसको, यहाँ पर कह रहा है कि शूद्र भक्ति करे मदिरा ना पिए तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मार्कंड पुराण में दान देना यज्ञ करना शूद्रों का कर्म बताया गया है। ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है आज के डेट में, जो बहुत ज़्यादा चीज़ बोला जाता है कि शूद्र को ये करने का नहीं था, ये करने का नहीं था। तो भाई यहाँ तो पुराण जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। मार्कंड पुराण कह रहा है कि दान देना और यज्ञ करना शूद्रों का कर्म है। वैश्यों की स्थिति गिरी लेकिन शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। आपद धर्म की कल्पना अर्थात आपत्ति में अपना कार्य बदलना था। जैसे बहुत सारे जो है क्षत्रिय लोग कृषि को अपना लिए, बहुत सारे ब्राह्मण लोग कृषि को अपना लिए, तो ये सब होती थी। मिश्रित जातियाँ जो हैं बड़े पैमाने पर अनुलोम प्रतिलोम विवाह का जिक्र है। उच्च वर्ण का जो निम्न वर्ग था उससे निम्न वर्ग का उच्च वर्ण में। कायस्थ जो है गुप्तकालीन अभिलेख में कायस्थ नामक नया वर्ग का उदय देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थ का उल्लेख है, लेकिन एक जाति के रूप में सबसे पहले ओसनम स्मृति में उल्लेख पूछेगा तो याज्ञवल्क्य स्मृति, जाति के रूप में उल्लेख पूछेगा तो ओसनम स्मृति। देखिए महातार जो है मुखिया लोगों का एक नया वर्ग था। अस्पृश्य प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न था, फाह्यान द्वारा वर्णित है। दास प्रथा नारद बृहस्पति में जिक्र है, और ये नारद जो है कितना 15 प्रकार का दास का जिक्र कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, फिर हम लोग इसके बाद 42 मिनट का हो गया है, 45 मिनट का हो जाएगा ये वीडियो, तो इसके बाद मैं स्टॉप करूँगा, फिर एक और इसका पार्ट में अपलोड करूँगा। देखिए ये क्वेश्चन आया था, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने भी 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। देखिए मिताक्षरा से क्वेश्चन था यूपीएससी का इस बार। तो क्वेश्चन ये था कि मिताक्षरा में जो है, देखिए मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा हुआ था। तो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उसमें था कि पिता के रहते पुत्र को जो है अधिकार देने को कहते हैं विज्ञानेश्वर मिताक्षरा में। मिताक्षरा ऐसा कहता है कि पिता के रहते जो है पुत्र को दिया जा सकता है संपत्ति का अधिकार। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट था। दूसरा था कि पिता के मरने के बाद में पुत्र को अधिकार सिर्फ दिया जा सकता है, ये स्टेटमेंट जो है गलत था। ऐसा स्टेटमेंट जो है जीमूत वाहन जो दायभाग जो लिखे हैं उसके बारे में था। तो एक स्टेटमेंट जो है सही था, एक स्टेटमेंट गलत था, एक और कोई स्टेटमेंट था, आई थिंक 3 स्टेटमेंट था। तो आप उसमें देखिएगा तो पता चल जाएगा, 2 स्टेटमेंट गलत था, एक सही था। तो जो सही था वो ये है कि पिता के जिंदा रहते संपत्ति में पुत्र को अधिकार देने की बात करते हैं, वो मिताक्षरा में विज्ञानेश्वर करते हैं। तो ये था क्वेश्चन है, यहीं तक आज रहने देते हैं। इसके बाद अच्छा यहाँ तक जो है ख़त्म करते हैं इसको। तो मिताक्षरा में 15 प्रकार का दास का उल्लेख था। तो यहाँ पर मिताक्षरा से एक क्वेश्चन यूपीएससी का, और एक क्वेश्चन मैंने पहले बताया उत्तरवर्ती गुप्त के बारे में जो है क्वेश्चन, गुप्त के बाद में कौन कौन लगते। अच्छा अब देखिए, ध्वजाहर्त युद्धबंदी दास को बोलते थे। अहितक जो है धरोहर रखा गया दास को अहितक बोलते थे। कीत जो है खरीदा हुआ दास जो है उसको कीत बोलते थे। ये दास का कुछ प्रकार है। दत्रिम जो है संबंधियों द्वारा दिया गया दास को दत्रिम बोलते थे। फिर से देखिए, ध्वजाहत युद्धबंदी दास होता था। अहितक धरोहर रखा गया दास, धरोहर रखती हैं, तुम यहीं रहो, तुम्हारे बाप दादा यहीं रहे थे। कीत जो है खरीद के लाए हैं दास, तो वो कीत था। और दत्रिम जो था संबंधियों द्वारा दिया गया दास। सामंतवाद के उदय के कारण दास प्रथा में गिरावट आई।
सामंतवाद का ये एक अच्छा प्रभाव ये हुआ कि दास प्रथा में जो है गिरावट आई। अब स्त्रियों की दशा हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।